आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहे हैं जो हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणियां करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, राष्ट्रवादिता की सोच रखते हैं। इसके लिए भले ही चाहे जो कौम के रहनुमा हैं, मुस्लिम कौम जो सोई पड़ी है, उसके रहनुमा जो अपनी सत्ता की खातिर थाली के बैगन बने हैं, उनको भी वो नेस्तनाबूद करते हैं, बेपर्दा करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो नंगा करते हैं। तो आइए मिलते हैं हाफिज सरवर साहब से। मेरा पहला सवाल ये है कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज उदाम सरवर है। आप कुरान के हाफिज हैं? यस यस। अच्छा, दूसरा सवाल, हमारे देश में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल है, हिंदू मुस्लिम करके जो है पूरे देश में माहौल खराब हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जितनी जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम रहनुमा और विपक्षी दल भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने तो जो सवाल किया है उसी में जवाब छुपा हुआ है। खोल दीजिए। बल्कि जवाब ही आपने दे दिया है। ये कड़वा सच है जिसको हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा। हमें स्वीकारना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो माहौल खराब हुए हैं और जो दीवारें खड़ी हुई हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, जो आज खुला है, जो दूरी है, जो नफरत है, ये सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को कोसने से या उस पर इल्जाम रख देने से इस मसले का हल नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता दावे के साथ कि पूरे के पूरे वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे नौजवानों का जो मिजाज है वो भी बहुत हद तक इसका जिम्मेदार है। हमारे नौजवानों को जज्बाती बनाया गया। हमारे नौजवानों को किसी भी बात को समझने और उसको समझने के बाद इसका क्या बेहतर जवाब होगा, इस्लामी जवाब होगा, हकीमाना जवाब होगा या मुदब्बिराना जवाब होगा, ये सलाहियत पैदा करने ही नहीं दिया गया। फौरन रिएक्ट करते हैं हम और एक्शन का रिएक्शन होता है और माहौल मजीद खराब होता है। ये हकीकत है कि बजरंग दल हो या आरएसएस हो, उसके एजेंडे में ही नफरत है, ठीक है, लेकिन हमारे एजेंडे में तो प्यार होना चाहिए। हमारे एजेंडे में प्यार होता तो शायद नफरत को प्यार से हम बदल सकते थे, और आज नफरत जीतता हुआ दिख रहा है और प्यार हारता हुआ दिख रहा है। सवाल, जी, जंतर मंतर पे तौकीर रजा और आप और कुछ लोग और बैठे थे एक दिन के लिए, क्या उस तरह के बैठने से मणिपुर या नू या मेवात या इंडिया के किसी भी हिस्से में हुए अत्याचार, अन्याय, अनाचार का समाधान हो जाएगा? पहली बात तो मैं और तौकीर रजा साहब कभी एक साथ धरने पर नहीं बैठा हूँ। ठीक। अंतर मंतर पर मैं तनहा था। ठीक। और हमारे हमरा हमारे साथी थे। ठीक। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने वजीर आजम को कई खत लिखे हैं कि हम लोग मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक। लेकिन हमें वक्त नहीं मिला। वजीर दाखिला को, गृह मंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी कि हम लोग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलना चाहते हैं। हम खुदा शाहिद है, हमारे मिलने का वाहिद मकसद था कि हम उनसे गुफ्तगू करके ये जानना चाहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है। सवाल, आप इस मुल्क के वजीर आजम, एक सेकंड, आप इस मुल्क के वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, आप गार्जियन हैं। अगर आपका एजेंडा क्लियर है तो परेशानी कहाँ है? वहाँ हमारी मदद बोलिए। सवाल, उस मदद को करने को तैयार है। जी भाईजान, सवाल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आपके प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दे रहे हैं। आपका प्रतिनिधिमंडल कितना बड़ा है? उसमें प्रमुख सदस्य कौन है? जरा नाम बताइए। हमारे प्रतिनिधिमंडल में काफी लोग थे। हमने 7 नाम उनको भेजे और वो 7 नाम वो थे जिन्होंने दबे कुचले मुसलमानों के दरमियान बरसों से काम कर रहे हैं। कौन है वो? उसमें डॉक्टर एजाज अली साहब थे, मैं खुद नाफिज था, अब्दुल हकीम हवारी थे और शब्बीर अहमद मंसूरी थे। उसमें जो है नफीस सलमानी थे,
उसमें कमाल अशरफ रायनी थे, और उसमें मुफ्ती शादाब हुसैन कासमी थे, मुफ्ती नसीम मुजाहिरी थे, मौलाना मुर्तजा अल हुसैनी थे। ये सारे लोगों का नाम हमने वहां भेजा था, जिन्होंने इस मुल्क में 100 साल तक मुसलमानों को गुमराह करके रखा था, और जिस पर ये इल्जाम है कि वो कांग्रेस परस्त है, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया अपने दरवाजे में। किसको? अरे भाई, अभी मौलाना महमूद मदनी साहब मिलकर आए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उसके बाद हजरत अरशद मदनी साहब मोहन भागवत जी से मिलकर आए। तो ये वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस परस्त कहा गया है, कांग्रेस की पिछलग्गू कहे जाते थे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री से यही था, क्या आपने फिर उन्हीं को बुला लिया? तो आपके इरादे पर भी हमको शक है कि आप कोई सही राह आप भी चुनना नहीं चाहते, वरना आप सही लोगों को बुलाते। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब आप लोगों को नहीं बुला रहे हैं। अक्सर मीडिया में ये चर्चा होती है कि गुलाम सरवर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर टीवी डिबेट में जाके माहौल खराब करने में भूमिका निभाते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहली बात, टीवी डिबेट में किस मौलाना और किस मुसलमान को जाना चाहिए, ये आवाम को समझना चाहिए। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम जो 1994 से दबे कुचले मुसलमानों की लड़ाई लड़ती है, उसका मैं कौमी तर्जमान हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, दिल्ली का इंचार्ज हूँ, यूपी का इंचार्ज हूँ। और मैं बात आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा दूं, दिल्ली की धरती पर सबसे ज्यादा हंगामा करने वाला तमाम छोटे बड़े मुद्दों को, अभी आखिरी बात बता दूं, उत्तरकाशी का मामला था, तमाम तंजीमें खामोश थी, पहली आवाज मैंने उठाई, और मैंने जिस दिन आवाज उठाई सुबह में खबर छपी अखबार में कि आप महापंचायतों को रोक लगा दी गई है और पलायन रोका गया है, और लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो कहीं नहीं जाए, हम उनको सुरक्षा देंगे। लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया तो कल होकर जमीयत उलमा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक बात। दूसरी बात कि मैं जब तंजीम चलाता हूं तो बाइस तंजीम से मैं तो टीवी पर जा सकता हूं अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन जो लोग किसी तंजीम से नहीं जुड़े हैं, जो लोग सड़क पर कभी धरना प्रदर्शन में नहीं आते हैं, जो लोग मुसलमानों के मिली मसाइल पर सरकार से गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो टीवी पर क्यों जाते हैं? ये असल मुद्दा। एक दूसरा बात कि मेरे किसी भी डिबेट को मंजरे आम पर लाया जाए जिसमें ये साबित कर दिया जाए कि हमने वहां हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश की। हाँ, हमने नफरत कम करने की बात कही तो इन नफरत की मुसलमानों ने हमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा, और उसमें 3-4 बड़े पत्रकार, अजीत अंजुम ने अभी 2 दिन पहले हमारे नाम पर ट्वीट किया था, 2 दिन पहले, ठीक है। अभी एक जुबेर नाम का फैक्ट चेकर है, उसने ट्वीट किया है हमारे ऊपर, परसों कोई स्टोरी बना चुका, और अभिषेक शर्मा ने तो हमारे खिलाफ बाज़ाब्ता 2-2 स्टोरी बनाया। ये सारे लोग कांग्रेसी लॉबी के हैं, और जब मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि ये बीजेपी के हैं, और जब बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं तो लोग समझते हैं कांग्रेस के। मैं दोनों को बताने की कोशिश करता हूं कि कड़ा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगला सवाल ये है, न्यूज नेशन पे सचवाला साहब एक्स मुस्लिम करके एक प्रोग्राम में आते हैं, उसमें मैंने आपको भी सुना है, पिनाज नाम की एंकर ने आपको बोलने नहीं दिया, फिर उस घटिया चैनल पे आप अपना मुखड़ा क्यों दिखाते हो? एकदम सही सवाल है। न्यूज नेशन को सर्च कर लीजिए, उस जिस वीडियो को आपने देखा है वो वीडियो 54 मिनट का था, जिसको इन लोगों ने 22-23 मिनट चलाया है। बाकी जो काटा है वो मेरी बात को काट दिया गया है, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद आज तक न्यूज नेशन पर मैं नहीं गया। सवाल आगे दूसरे चैनलों पे जाने के लिए और वहाँ बकवास करते हुए एंकर के सवालों का जवाब देने के लिए आपको एक चैनल से कितना पैसा मिलता है? ये सवाल भी आपका वाजिब है और सबको करना चाहिए, और ये भी ताज्जुब की बात है कि ये सारे सवाल भारत के सभी चैनल, यूट्यूब चैनलों ने हम ही से किया है।
ये मेरे लिए फख्र की बात है कि ये सवाल हमसे ही लोग कर रहे हैं। नहीं, गलतफहमी निकाल दीजिए, गलतफहमी निकालिए सरवर साहब, आप अब गलत आदमी से बात कर रहे हैं। मेरा नाम सिराज साहिल है, मैं वो पत्रकार हूँ जिससे अजीत अंजुम, रजत शर्मा, राजदीप सरदेसाई, बरखा, सुधांशु, संदीप पात्रा, समझ रहे हो आप, कन्हैया, इनकी जो है नानी मरती है मेरा फोन उठाने में। आपने बहुत मेहरबानी की जो फोन उठा लिया और इंटरव्यू दे रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी सफाई तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। हमने किसी भी चैनल से एक चवन्नी न लिया और न लूंगा, और यही वजह है कि मैं अपनी शर्तों पर बोलता हूँ। मैं किसी एंकर के शर्तों पर कभी मैंने बात ही नहीं की। आवाज बंद कर दी जाती है, क्या बोलते हो आप? मेन मुद्दे की बात तो आपकी सुनाई नहीं जाती है। आप वो तो उनके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो आपकी बात काट रहे हैं चैनल वाले, तो भी आप वहां जा रहे हो। ये कौन सा व्यक्तित्व है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप, यही तो बताइए। चैनल का नाम बता। अरे मैं स्कूटनी थोड़ी करो, आप जिन चैनलों में जाते हो आपकी पूरी बात आपको प्रेजेंट करने दी जाती है। यस, अब मैं बता रहा हूँ, जिस चैनल ने हमारी बातों को काटा, हमारी आवाज को काटा, मैं टाइम्स नाउ नव भारत एक चैनल है, मैं बहुत जाता था उसमें। दो तीन महीने मैं खूब गया। जब मुझे लगा कि यहाँ पूरी बात मुकम्मल करने नहीं दी जाएगी तो मैंने मना कर दिया। अगर आप सामने होते तो मिस कॉल दिखाता, तब तो खुदा की 30 मिस कॉल है कल परसों के डेट में भी, जबकि 6 महीने से मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, लेकिन वो फोन करना छोड़ ही नहीं रहा। और सर क्या गलती हो गई, क्यों नहीं आ रहे सर? अगर हम उससे पैसे लेते तो वो हमें सर गलती हो गई कहता। वो कहता क्या भाई मौलाना क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारे पैसे रुक जाएंगे, ये कहता। लेकिन नहीं, रिकॉर्डिंग बोलो तो आपको भेज दूंगा जिसमें ये कह रहा कि सर हम लोगों से क्या गलती हो गई, आपके बगैर जो है वो डिलीट कहीं नहीं होता सर। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता हूँ जब हमें बात रखने ही नहीं दी जाएगी। मुकम्मल अब आ जाओ, चलो सवाल। हिंदुस्तान में चैनल का नाम बता दूं, रिपब्लिक टीवी पर 2 महीने 2.5 महीने हो गए नहीं गया हूँ, और टाइम्स नाउ भारत पर 3-4 महीने हो गए, 4 महीने से ज्यादा हो गए, 6 महीने हो गए नहीं गया हूँ। न्यूज 18 इंडिया में सबसे ज्यादा भैयारी कहीं में मैं जाता था, 4 महीने मुकम्मल नहीं गया। फिर प्रतीक ने खुद हमें फोन करके आरजू मिन्नत किया तो 2 बार गया, फिर मैंने देखा कि हाँ पंगा है, फिर अभी छोड़े हुआ हूँ, 1 महीने से नहीं गया हूँ। सवाल आप बताइए, आप जैसे एबीपी है वहां मैं जाता हूँ, वहां सम्मान से मुझे बुलाया जाता है। सवाल, हिंदुस्तान में कौन सा चैनल अनबायस्ड निष्पक्ष है और कौन सा पत्रकार अनबायस्ड निष्पक्ष है? नाम बताइए, नाम बताने का आपको शौक है। अब ये 2 लोगों के नाम बताइए। एक भी निष्पक्ष नहीं है। और पत्रकार कौन आपके हिसाब से सही पत्रकारिता कर रहा है? बड़े बड़े नाम आप बता। पत्रकारिता कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, टीवी चैनल में जितने भी लोग हैं, मैंने उनके चैनल में घुस के ये बात कही है कि भाई इस तरफ अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य परसों कोई सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, वो मोदी के किसी अच्छे काम की वकालती नहीं करते, तारीफ ही नहीं करते, निशानदेही नहीं करते। दूसरी बाकी एंकर हैं वो सिर्फ मोदी की ही तारीफ करते हैं, वो कभी विपक्ष के किसी नेता या दूसरे किसी भी समाज सेवी की बात ही नहीं करते। जी, सवाल मेरा ये है अब आपसे कि मुस्लिमों के ऊपर चांदबाग और सीलमपुर और उस एरिया में 2020 में फरवरी में कत्लेआम किया गया और उसमें पुलिस भी शामिल थी। उस दिशा में आपने और आपकी तंजीम ने क्या किया? हमने और हमारी तंजीम ने जो काम पकड़ा है हम वही काम करते हैं। हमारा काम है मुसलमानों को समझाना और एक खास तबके की लड़ाई लड़ना। उसमें हम जमीयत उलमा हिंद की तरह नहीं कि खुदा करे कि हत्या पाप पर जाएं और मौत का बहाना और हम उनके घर जाएं, ये काम हम नहीं करते हैं। क्या आतंकवाद के नाम पे फला पकड़ा गया उसको छुड़ाऊंगा लाओ चंदा, दंगे में पकड़ा गया उसको छुड़ाऊंगा लाओ चंदा, नहीं। ये एनआरसी का धरना गलत था और हमने तब भी समझाया था कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कभी आप पूछोगे तो आपको भी बता दूंगा कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं था ये कानून, ये आदिवासियों के खिलाफ था, दलितों के खिलाफ था, आज भी है। लेकिन सड़क पर उतर गए लोग। अभी जो कानून आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे सबसे ज्यादा मुतासिर आदिवासी होंगे।
और दूसरे गैर मुस्लिम होंगे, ईसाई, सिख होंगे, ये सब होंगे, लेकिन सड़क पे मुसलमान ही उतरेगा। तो क्यों उतरेगा भाई? क्यों नहीं सबको मिलाकर एक नई पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जाएगी? ये सारे सवाल हमारे रहते हैं, तो हम मुसलमानों को यही समझाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने मूड बनाया था सड़क पर उतरने का, लेकिन मैंने लगातार बयान दिया और मैंने आखिरी में कहा कि जो तंजीम सड़क पर उतरने की बात करेगी वही आरएसएस का एजेंट कहलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सड़क पर लोग नहीं उतरे, बहस चल रही है, आगे देखिए क्या होता। सवाल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्वकर्ता कहलाए जाते हैं, विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें राम मंदिर, धारा 370 और 35A और महिलाओं को 3 तलाक, जीएसटी और नोटबंदी और 50 चीजें कही थी, वो उसको कर रहे हैं। उसी में जो है एक मुद्दा जो है कॉमन यूनिफाइड सिविल कोड भी था, वो अब जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। 9 साल से पहले, 9 साल में सबसे पहले जिस मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए उसको सबसे बाद में उठा रही है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? अब देश के लोगों को ये बताना जरूरी है कि जिस एनआरसी पर इतना बवाल हुआ वो एनआरसी राजीव गांधी ने 1985 में लाया था। अच्छा, बात हो गई क्लियर। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज बहस हो रही है उसके पैरोकार कांग्रेस खुद थी। ठीक है, आपने सैकड़ों अमेंडमेंट किया। ये आर्टिकल 44 पर 2 लाइन लिखा हुआ, 2 लाइन भी नहीं, आधा लाइन लिखा हुआ है, आप इसको फिट नहीं कर सके। जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, 23 दिसंबर की रात में हिंदू राष्ट्र का बीज जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखकर बीज लगा दिया। अगर जवाहरलाल नेहरू ईमानदार होते तो मूर्ति रखने वाले को गिरफ्तार करते, मस्जिद को पाक करते। आपने ताला लगाकर, अगर आपको मंदिर ही बनाना था तो मस्जिद खत्म करके उसी दिन मंदिर बनाते। न टीवी था, न रेडियो था, न अखबार था, न सोशल मीडिया था, भारत के लोगों को पता भी न चलता, अयोध्या में राम मंदिर भी बन जाता। लेकिन इस मुद्दे को यहाँ तक खींच कर लाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। आज भाजपा ईमानदार है कि उसने खुलकर कहा 370 हटाएंगे, हटा दिया। खुलकर कहा मुसलमानों को घेरेंगे, घेर लिया। खुलकर कहा कि शरीयत में इंटरफेयर करेंगे, कर रहा है। खुलकर कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया, चाहे कोर्ट से बनाए, कचहरी से बनाए। खुलकर उसने कहा कि जो कुछ कहा वो खुलकर कहा, वो सारे एजेंडे पर काम भी खुलकर कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है ये सवाल पूछिए जिनको हमने इतने सालों वोट दिया। सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है, बीआरएस क्या कर रही है, क्या कहते हैं वो दूसरी तमाम पार्टियां जिनको हम वोट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं लोग, ये सवाल कोई पूछता ही नहीं। सिर्फ ये पूछता कि मोदी देश को बर्बाद कर रहा। अगर मोदी देश को बर्बाद कर रहा तो पूरा देश खड़ा होगा ना जी। मोदी देश को बर्बाद कर रहा, खड़ा होगा मुसलमान, ये कौन सा मसला है? चलिए अब आप इंटरव्यू खत्म करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।